हेलो। आ रही है आवाज? बोलो क्या पढ़ाए थे? हम्म? तुम सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहे हो? क्या हो गया? हम्म? लिखो लिखो, कुछ तो लिखो। हुआ किसी से? हम्म। और कोई नहीं कर रहा? चलो फिर देखो। देखो यहाँ पे दो कॉइल है, तो जो बी आएगा वो B1 प्लस B2 लिख सकते हो। ये मान लो 1 है और ये 2 है। तो अगर 1 के चलते कैलकुलेट करोगे, B1 1 कैलकुलेट करोगे, इसके चलते क्या आएगा? पहले मैग्नीट्यूड लिख लो। मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? फिंगर कर्ल करके। तो थंब का डायरेक्शन क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, यानी डॉट होगा। ठीक है।
नेक्स्ट दूसरा वाला, दूसरे वाले के लिए अगर B2 निकालोगे, B2 विल बी म्यू नॉट आई टू बी, और इसके लिए डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन फिंगर कर्ल करोगे थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस। तो बी नेट अगर कैलकुलेट करोगे तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, या तो इसको या तो इसको, ठीक है। किसी एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा वाला क्या होगा, उसका अपोजिट में होगा, जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं डॉट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो बी नेट क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई बाई टू 1/a माइनस 1/b, और सिंबल डॉट का, ठीक है। उसी तरीके से ये कैलकुलेट करो दूसरा वाला। इसमें भी B1 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, मान लो ये 1 है और ये 2 है। B1 के चलते कितना आएगा, इसके चलते कितना होगा, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, और सेमी सर्कुलर आर्क के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4a। डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर, यानी डॉट। और अगर B2 कैलकुलेट करोगे, B2 विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4b क्रॉस, ठीक है। और फिर यहाँ से बी नेट कैलकुलेट करोगे तो बाहर पे यहाँ 4 आएगा। हो गया, चलो थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, करंट इसमें जा रहा है, ये जो करंट है इसको जंक्शन मिलेगा तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। अभी थोड़ा इजी करने के लिए मान लो ये जंक्शन जो है मिड पॉइंट पे है, और इधर भी मिड पॉइंट पे है, मतलब डायमीटर पे है। तो इधर से अगर करंट आई जा रहा है तो इधर से कितना डिवाइड होगा, I/2, और इधर से कितना डिवाइड होगा, I/2। यानी दो जो ब्रांच बन रहे हैं, इधर से I/2 जाएगा और इधर से I/2 जाएगा, कब, जब ये डायमेट्रिक एंड्स पे है, ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, ये डायमेट्रिक एंड पे है, ठीक है। तो इधर से I/2 और इधर से I/2। तो जब यहां से कैलकुलेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, ठीक है। कैसे 0 होगा, इसके चलते अगर कैलकुलेट करोगे, इसके चलते मान लो ये A1 B के चलते हैं, तो अगर B1 के चलते कैलकुलेट करोगे क्या होगा, म्यू नॉट I/2 डिवाइडेड बाई, इसका कुछ रेडियस होगा, मान लो R, 2R लिख सकते हो। डायरेक्शन क्या, सॉरी 4R, ठीक है। और डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ, क्रॉस। सिमिलरली अगर B2 कैलकुलेट करते हो इसके लिए, तो म्यू नॉट I/2 डिवाइडेड बाई 4R डॉट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी जो O पे, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। देखो इस तरीके का कोई भी सिमेट्रिक लूप हो, इस तरीके का कोई भी सिमेट्रिक लूप हो जिसमें वायर कुछ इस तरीके से एडेड हो कि लूप दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी सिमेट्रिक लूप जिसमें वायर क्या हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो, तो उसके चलते उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, ठीक है। जैसे इसका कुछ और एग्जांपल है,
ये ट्राइंगल है, यहाँ से एक वायर जा रहा है और इधर से एक वायर जा रहा है, करंट इसमें आई दौड़ रहा है, तो इसके सेंट्रॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सिमिलरली अगर कोई स्क्वायर है, इधर आई और इधर से आई बाहर आ रहा है, इसके चलते ओ पॉइंट पे जो बी ओ का वैल्यू होगा वो 0 होगा। कोई भी सिमेट्रिक फिगर अगर इस कंडीशन में दिया हुआ है कि एक वायर इधर से इनपुट है और दूसरा वायर आउटपुट है, जिसके चलते पूरा जो लूप है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, और अगर लूप दो पार्ट में डिवाइड होगा, उन दोनों पार्ट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अभी हमने इक्वल करके इसको सॉल्व करा है, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर से इक्वली डिवाइड करा है, तो आराम से 0 आ गया था। अगर इक्वल डिवीजन नहीं होता, मतलब ये वायर यहाँ लगा है और एक दूसरा वायर इधर लगा, इधर से आई गया, इधर से आया, इस बार इधर से I1 जाएगा और इधर से I2 जाएगा, क्योंकि अभी जो लेंथ है ना, लेंथ दोनों का अलग अलग है, ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ अलग अलग है, उसके चलते क्या होगा, उसके चलते करंट जो होगा वो अलग अलग जाएगा, क्योंकि इस वायर का रेसिस्टेंस और इस वायर का रेसिस्टेंस अलग है। आ रही बात समझ में? तो आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2 में। इस केस में भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सेंटर पे DO, उसकी वैल्यू 0 की। ठीक है, कैसे, ट्राई करो। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, I1 प्लस I2 I के बराबर है, क्योंकि यही करंट डिवाइड हो रहा है I1 में, I2 में, फिर बाहर जा रहा है ऐड अप होकर के। तो पहले क्या था, सिमेट्रिक केस था, सिमेट्रिक के साथ साथ डायमेट्रिक एंड पे ये दोनों वायर लगा हुआ था, तो I/2 हो जा रहा था, I/2 हो जा रहा था। ठीक है, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करा तो 0 आया। लेकिन अगर डायमेट्रिक एंड पे नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे I1 और यहाँ पे, सॉरी, इधर I1 गया, इधर I2 गया, I और I कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा सेंटर पे वो 0 होगा। सोचो कैसे 0 होगा। पहले तो करंट सेम था तो 0 कर दे रहे थे, अभी करंट अलग अलग है तो भी 0 कैसे हो रहा है? हम्म, तेज बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ तो करंट तो अलग अलग है, I1 और I2 की वैल्यू अलग अलग है, तो कैसे इक्वल होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, दोनों वायर के लिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम आएगा, डायरेक्शन तो अलग अलग आ रहा है, डायरेक्शन दोनों वायर के चलते अलग अलग आएगा, क्या मैग्नीट्यूड सेम आएगा? हम्म, चलो देखते हैं मैग्नीट्यूड सेम आएगा कि नहीं। सेम आया होगा तभी तो 0 बोलना है ना। चलो देखो, मान लो ये वायर 1 है, इसके चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे O पे, इस वायर 1 के चलते O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कितना लिखोगे, D0I, ये एंगल थीटा है, तो इधर से जो एंगल बचेगा वो कितना का होगा, 2 पाई माइनस थीटा का, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा, बोलो नीचे, 4 पाई, रेडियस मान लो R होगा। इस आर्क के चलते, ये वाला जो आर्क है जिसमें हमने करंट I1 लिया है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतना होगा, μ0I, अल्फा की जगह पे यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई R। अब B एट पॉइंट O ड्यू टू वायर 2, इसके चलते कितना लिखोगे, μ0I2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई R। इसके चलते अगर डायरेक्शन देखोगे क्रॉस, और अगर नीचे वाले के चलते डायरेक्शन देखोगे डॉट।
क्या कैसे बाहर आएगा? अरे करंट ऐसे है। हाँ। अरे करंट यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। तो फिंगर क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो हम अंदर जा रहा है। यहाँ पे करंट कौन सा डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक कर कर बाहर आएगा। अब बोलो, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा? सेम होगा तभी तो जीरो हो पाएगा ना, सेम नहीं होता जीरो नहीं होगा। ठीक है। अब इसको सेम करने के लिए ना देखो, ये जो करंट है I1 I2, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके रेसिस्टेंस पे। ये जो भी करंट है I1 और I2 वो डिपेंड किस पे करेगा? इसके रेसिस्टेंस पे, क्योंकि पोटेंशियल जो होगा सेम है। ये भी ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, और ये जो वायर है नीचे वाला ये भी किसके अक्रॉस है? ए बी के अक्रॉस है। तो जो भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो आई होगा ना I1, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। और L1 क्या है? ये आर्क लेंथ। ठीक है, आ रही बात समझ में? और सिमिलरली I2 जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। और L2 कौन सा लेंथ है? ये लेंथ है, जिसको लिखोगे L2। अब रेशियो लोगे I1/I2, ये बराबर होना चाहिए। समझो देखो, ये जो L1 है ना, ये आर्क है। कौन सा आर्क? ये बड़ा वाला आर्क। तो इस बड़े वाले आर्क को इसके रेडियस और इस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। कितना होगा? L1 को क्या लिख सकते हो? R × 2π - थीटा डिवाइडेड बाई ये। अब L2 के जगह पे क्या, सॉरी, ये जो रेसिस्टेंस होता है लेंथ के इनवर्सली होता है सर। एक बार चेक। रेसिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ चेंज कर दो। R = ρL/, ये होता है ना। तो करंट जो होगा, करंट करंट जो होता है रेसिस्टेंस पे इनवर्सली होता है, इसलिए करंट ये 1/L1 होगा। वो चेंज कर लो। रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो करंट लेंथ के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको I2 कर लो और नीचे I1 कर लो। R थीटा। तो देखो यहां से क्या पता चलेगा? I2 × थीटा बराबर है I1 2π - थीटा के। ठीक। देखो, तो ये जो टर्म है ना I1 2π - थीटा, इसकी जगह पे क्या प्लेस कर सकते हो? μ0 I2 थीटा डिवाइडेड बाई 4πr क्रॉस। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। इसका जितना मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। और ये क्रॉस है, ये डॉट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर कोई भी सिमेट्रिक फिगर हो, वो ऐसे डिवाइड हो रहा हो कि करंट डिवाइड होकर के I1 I2 हो जाए, फिर करंट बाहर चला जाए, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो कितना होगा? जीरो होगा। कोई भी सिमेट्रिक लूप, मतलब स्क्वायर हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, या क्यूब हो सकता है। क्यूब के लिए भी अगर सेंटर पे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है, उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? जीरो होगा। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो कि एक वायर से करंट जा रहा है और फिर एक वायर से बाहर आ रहा है किसी एक कॉर्नर से। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड
at a point on the axis of a current carrying loop, circular loop, current carrying circular loop. ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट है आई, इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है। हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसका डिस्टेंस सेंटर से एक्स है। अगर एक टर्न होगा तो बीपी का जो वैल्यू होगा, बीपी का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, देखो डायरेक्शन कैसे पता करोगे, डायरेक्शन कैसे पता करोगे, वही राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल में करंट जो होगा, करंट कैसे पता करेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर से। करंट को कर्ल करेंगे, करंट के लिए फिंगर कर्ल करेंगे, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो गिवन फिगर है, ये जो गिवन फिगर है इसमें देखोगे करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, करंट अंदर से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। थंब रिप्रेजेंट करेगा क्या, यानी यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे उसका वैल्यू होगा इतना, डायरेक्शन क्या होगा। और अगर इस साइड होता तो, अगर ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी इस साइड होता तो किधर होता डायरेक्शन, नहीं, इसके लिए जो डायरेक्शन होगा ना वो इसी, इस पॉइंट पे करो या इस पॉइंट पे करो, जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इधर ही होगा। तो यानी अगर पॉइंट पी यहाँ पे भी होता तो भी बीपी का डायरेक्शन यही होता। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। हम्म, देखो सेंटर के लिए ना एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब दैट इज एट सेंटर। ये पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके लिए फॉर्मूला रटा हुआ था, और वो रटे हुए हो या फिर इसको रटोगे, एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है ना। और ये मैक्सिमम होता है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, बी वर्सेस एक्स ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। लूप के लेफ्ट साइड लो या राइट साइड रखोगे, कहीं भी डायरेक्शन जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो कि करंट के डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है।
नोट में लिखना, ये हो गया, नोट में लिखो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, a current carrying circular loop, a current carrying circular loop behaves as a current carrying circular loops behaves as current carrying circular loop behaves as a magnetic dipole, behaves as a magnetic dipole ब्रैकेट में लिखना like bar magnet, like bar magnet, इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन हल्का सा यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है। ये जो लूप है ना, ये बिहेव करता है डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मैग्नेट है तुम्हारे पास, ये एक बार मैग्नेट है, जो भी बार मैग्नेट होगा उसके दो पोल होंगे, ठीक है, कौन कौन से, एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा। तो ये तो मैग्नेट है, इसका डायरेक्टली तुम बता सकते हो ये साउथ है ये नॉर्थ है, मतलब दो पोल होगा। सिमिलर में ये भी बिहेव करता है, कैसे बिहेव करेगा, अगर कहीं भी एक वायर रखोगे सर्कुलर वायर, उसमें करंट दौड़ रहा होगा तो वो इसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका एक एंड क्या होगा, साउथ होगा, और एक एंड क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो इधर एंड तो है नहीं, एंड नहीं है तो कैसे पता करेंगे, इधर एंड नहीं है लेकिन दो साइड है। जैसे सर्कुलर लूप अगर ये है तो इस ये एंड एक साइड है और ये दूसरा साइड है, तो इसमें ये साइड में भी नॉर्थ बिहेव कर सकता है और ये साउथ बिहेव कर सकता है, या फिर ये नॉर्थ बिहेव कर सकता है और ये साउथ बिहेव कर सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किधर से किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर में जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। तभी ये बिहेव करता है लूप के फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसा सर्कुलर लूप फॉर्म करता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जब इसकी तरफ बिहेव कर रहा है, इसकी तरफ बिहेव कर रहा है, तो तुम यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा है, इधर की तरफ है। डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर है, इधर है। यानी जब तुम इस साइड रहोगे ना तो तुमको ये नॉर्थ फील होगा, और अगर इस साइड जाओगे तो ये क्या, दूसरा वाला जो साइड है वो कैसा फील होगा, साउथ फील होगा। किधर से कंपेयर कर रहे हैं, बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट में हमें पता है कि इनसाइड में साउथ से नॉर्थ से डायरेक्शन होता है, तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन है। जो हमने फिगर बनाया उसमें करंट लूप से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, लूप से बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिंगर कर्ल करा, डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एंड है ये साउथ रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ। मतलब अगर इधर खड़ा होगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा, और उधर खड़ा होगे तो साउथ दिखेगा। क्लियर है, अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि इसके चलते ये जो प्लेन तुमको दिख रहा है ये साउथ होगा या नॉर्थ होगा। सिमिलर इसके चलते भी ये जो प्लेन बाहर तुमको दिख रहा है ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा। हम्म, देखो पहले वाले के चलते कर्ल करोगे, फिंगर कर्ल करोगे तो क्या दिखेगा तुमको, क्रॉस दिखेगा। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके का है, बाहर से अंदर की तरफ। इधर देखो ये जो एरो है ये ऐसे घूम गया, ये जो एरो है वो कैसे घूम गया, इस तरीके से। यानी ये जो बाहर प्लेन सरफेस है तुम्हारा, यहाँ पे क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा, और ये अगर इसका उल्टा है तो इधर क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। और एस और एन खुद बता भी देता है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। एस लिखोगे तो उससे पता चल रहा है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। वो जो एरो दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे तरफ प्लेन होगा वो कैसा होगा, साउथ की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है।
और अगर करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारे तरफ जो प्लेन है वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। तो ये भी तरीका है पता करने का कि जिस प्लेन को तुम देख रहे हो वो प्लेन साउथ है या फिर नॉर्थ है। तो अगर ये बाहर वाला प्लेन साउथ है तो इसके अंदर जो प्लेन होगा क्या होगा, नॉर्थ, अपोजिट वाला। अब इसके चलते जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइपोल, वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बातें नहीं, लिखना। an electron is an electron is an electron is moving in a circular orbit. An electron is moving in a circular orbit. An electron is moving in a circular orbit of radius r, of radius r, makes of radius r makes n rotations per second, makes n rotations per second, n rotations per second, then find magnitude of, then find magnitude of, then find magnitude of magnetic field, then find magnitude of magnetic field produced at the center of, produced at the center of the orbit, produced at the center of the orbit. लिख लिया क्या, म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू नहीं पुट करना, उसी टर्म में बता देना। सोचो क्या हो रहा है, किसी साइड में घुमा लो, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, तो किसी साइड में घुमा सकते हो। अगर उसको डायरेक्शन पूछना रहता तो फिगर दिया रहता सवाल में, लेकिन फिगर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब अपने मन से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। टी की तरह की हो, वन, वन क्यों, ऐसा बोला हुआ है क्या, नहीं बोला है ना, इन रोटेशंस पर सेकंड बोल रहा है।
वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखो पहले क्या था ना, ये एक वायर था और इसमें करंट दौड़ रहा था आई। तो सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे वन लूप के लिए, तो कितना आ रहा था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई जो भी रेडियस है, मान लो अगर आर है तो 2r आ रहा था। ठीक है, एक लूप होता तो, और अगर बहुत सारे लूप होते, एन लूप होते तो बस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक लूप के लिए इतना होता है, अगर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लूप है, एन लूप है, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, करंट नहीं है, करंट की जगह एक सर्कुलर ऑर्बिट है, और उस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इस बार यहाँ पे क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया होगा कितने स्पीड से चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे तुम्हें ये आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस करंट, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन के चलते यहाँ पे एक इक्विवेलेंट करंट आएगा। करंट होता क्या है, मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, मोशन ऑफ चार्ज के चलते क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो इसके चलते इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। अगर यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर घूमता है, तो वायर में करंट दौड़ता है। अभी क्या होना, एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घुमा रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट पे वो चल रहा है, तो इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो जो इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा, वो अगर तुम्हें पता चल जाए तो उसको उठा करके यहाँ रख दोगे, वैल्यू आ जाएगा। कितना होगा इक्विवेलेंट करंट? करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, या फिर डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या फिर क्यू बाई टी। ये डिपेंड करता है चार्ज कैसा है, टाइम कैसा है। अब समझो, जो टोटल चार्ज घूम रहा है यहाँ पे, वो कितना घूम रहा है, एक ही चार्ज घूम रहा है। जो चार्ज घूम रहा है ना, वो कितना घूम रहा है, एक चार्ज घूम रहा है। यानी डी क्यू जो होगा, डी क्यू की जगह पे क्या रखोगे, ई रखोगे। आप समझना टाइम कैसे रिप्लेस करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे कोई बैठ गया, इस क्रॉस सेक्शन पे कोई बैठा है। ठीक है, करंट का डेफिनेशन ही क्या होता है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठे हो, तो टी टाइम में जो चार्ज इधर से इधर जंप होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। टी टाइम में जो चार्ज इधर से इधर जंप करेगा, किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर बैठ जाओगे तो उसे वो क्या बोलेंगे, करंट बोलते हैं। तो मान लो अगर इस जंक्शन पे तुम बैठे हो, ये इस पॉइंट पे तुम बैठे हो, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इधर जंप करेगा। एक सेकंड में इधर से इधर इलेक्ट्रॉन कितनी बार जंप करेगा, एन टाइम्स जंप करेगा। मतलब अगर तुम एन सेकंड के लिए यहाँ, एक सेकंड के लिए यहाँ बैठ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जो टोटल चार्ज इधर से इधर जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, एन इंटू ई होगी। आ रही बात समझ में? अगर एक सेकंड के लिए यहाँ तुम बैठे, तुमने कितना टाइम दिया, एक सेकंड दिया, एक सेकंड यहाँ पे बैठोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितना बार रिवॉल्व कर रहा है, एन टाइम्स कर रहा है। क्योंकि बोला हुआ है कि सवाल में कि एन टाइम्स उस वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यानी जब इधर बैठोगे एक सेकंड के लिए, तो यही इलेक्ट्रॉन एन बार इधर से इधर जंप करेगा। यानी जो टोटल चार्ज होगा जो इधर से इधर जंप करेगा वन सेकंड में, कितना होगा, एन इंटू ई। तो एन इंटू ई, तुमने टाइम कितना दिया, एक सेकंड, तो नीचे क्या लिखोगे, वन। यानी आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एन इंटू ई। आ रही है बात समझ में? अब इसको उठा करके इधर रख दोगे, बी आ जाएगा। करंट कैसे निकाल रहे, समझ में आ रहा है? ये 3-4 साल पहले नीट में ही पूछा हुआ था।
कौन सा? अरे वो n भाई, वो नंबर ऑफ टर्न्स है। वो जो n है ना, वो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तब यूज करेंगे। अभी यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, एक ही ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है। अगर बोलता ना कि यहाँ पे ऐसे n इलेक्ट्रॉन है, n ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तब ये पुट करते हैं। इससे कंफ्यूज मत हो। वो नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब एक ही वायर को n टाइम्स ऐसे घुमाया गया है। अभी नोट में लिखवाएंगे। ये जो यार डॉट और क्रॉस जो है ना, ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अभी जो डॉट क्रॉस यहाँ पे रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे 3 वायर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। एक वायर ऐसे है, दूसरा वायर ऐसे है, और एक और वायर है जो ऐसे है। तो ये जो वायर है, इसमें करंट किधर की आ रहा है? बाहर की तरफ। कितना? I1 बाहर आ रहा है, इसलिए डॉट लिखा हुआ है। ये जो वायर है, इसमें भी करंट कितना आ रहा है? I2 आ रहा है बाहर की तरफ, इसलिए I2 डॉट लिखा हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वायर में करंट I3 दौड़ रहा है, लेकिन किधर की तरफ? अंदर की तरफ, इसलिए I3 लिखे हैं। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन के चलते हमें पॉइंट P पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो डायरेक्शन के लिए प्रॉपर राइट हैंड रूल यूज करोगे। फॉर्मूला याद नहीं है तुमको? स्ट्रेट वायर है तो नीचे 4 होगा। कब का पढ़ाया हुआ है? कब, कितने दिन हो गए पढ़ाए हुए? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए हुए कितने दिन? फ्राइडे लास्ट क्लास था ना तुम्हारा? फ्राइडे को पढ़ा है और अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ। करे ही नहीं, सवाल ही नहीं करे हो, फिर फॉर्मूला याद ही नहीं होगा। और अब टाइम बचा है नहीं तुम्हारे पास फॉर्मूला याद करने का। तुम कितना लिख रहे हो? तुम भी वही लिखे हो। क्या? अरे भाई अभी तो समझाया। वो डॉट बताने का मतलब है कि एक जो वायर है ना, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर, सर्कुलर वायर अगर रहता ना, तो करंट ऐसे रिप्रेजेंट करता या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करता। अगर ऐसा कुछ दिया हो ना, इसके कहने का मतलब है तुमको वायर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ डॉट रिप्रेजेंट करने का मतलब है करंट बाहर की तरफ। जरूरी थोड़ी है कि वायर हमेशा ऐसे ही रखेगा। वायर इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी रख सकता है। तुम हमेशा ऐसे रख के रखोगे कि वायर हमेशा ऐसा रखेगा, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। नहीं जरूरी है। क्या कर सकता है? वायर को ऐसे रख देगा। तो वायर जब ऐसे रखेगा तो करंट किस तरीके से शो करेगा? यहाँ पे करंट शो करने का तरीका है, बता देगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसमें कैसे शो करेगा? इसमें शो करेगा कि करंट या तो बाहर आ सकता है या फिर अंदर जा सकता है। तो बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। भले वो मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी क्वांटिटी हो, अगर बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? डॉट। अगर वो अंदर की तरफ है तो क्रॉस यूज कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा वायर है जिसमें करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, और वायर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? ये भी वैसा ही है। ये एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है, और उधर से करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। कितना वैल्यू? I2। और इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के चलते, अगर इसी सवाल को मैं ऐसे दे देता ना, तो तुमको विजुअलाइज हो जाता। ये ऐसा, ये 3 वायर है, ये पॉइंट P है,
I2, I1 और I3 ऐसा दे देते तो अभी कर लेते। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही एग्जाम में देगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दे देता, तो बच जैसे अभी पागल हो रहे हो ना, एग्जाम में भी पागल हो जाओगे, क्या दिया हुआ। बेसिक बड़ा ही वीक है तुम्हें लोग का यार। स्कूल स्कूल जाते थे कि नहीं, पहले ये बताओ। ट्वेल्थ में स्कूल गए हो? कौन सा स्कूल था तुम्हारा? सरकारी? अरे नहीं, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं होता है। देखो मतलब ट्वेल्थ तक लोग प्राइवेट स्कूल ढूंढता है, लेकिन ट्वेल्थ पास करते ही क्या ढूंढने लगता है? सरकारी कॉलेज। ऐसा क्यों? हुँ? नहीं, ट्वेल्थ तक प्राइवेट वाले बढ़िया है, सरकारी वाले बेकार है, लेकिन ट्वेल्थ के बाद प्राइवेट वाले क्या हो जाते हैं? बेकार। सरकारी वाले क्या हो जाते हैं? बढ़िया हो जाते। ऐसा क्यों है? ये तो गलत चीज है। अरे बोलो, पूरा बोल लो। नौकरी मिलता है? अच्छा, मतलब जो प्राइवेट वाले हैं सब खाली बैठे हुए हैं? नहीं देखो, यहाँ पे 3 मास्टर है, 4 मास्टर है, 4 में से 3 प्राइवेट वाले हैं, तो ऐसा थोड़े है खाली बैठे हैं वो लोग। चलो कोई देखो। हाँ, पैसा, पैसा भी सबको बराबर ही मिल रहा है, पैसा कम ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फीस की बात कर रहे हो? अरे आईटी में भी आजकल यार 1.5 लाख लगता है। फीस जो है ना, मैं एनआईटी का बता सकता हूँ, एक सेमेस्टर का 70,000 लगता है। और तुम्हारे वेस्ट बंगाल में शायद 700-800 लगता है। ऐसा वैसा कोई झंझट नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो इंजीनियरिंग 30,000 में करा देते हैं, एक सेमेस्टर में लेकर के। चलो देखो, इसके चलते अगर कैलकुलेट करोगे पॉइंट पी पे, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? B1 अगर कैलकुलेट करोगे, B1, तो इसके लिए वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई A। ठीक है ना? जब वायर होगा ना तो नीचे पाई दिखेगा, जब स्ट्रेट वायर होता है तो नीचे क्या दिखता है? पाई दिखता है। तो इसके अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालते हैं फिंगर कर्ल से, क्योंकि फिंगर जो कर्ल करोगे, इस बार स्ट्रेट वायर के केस में वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ पे हाथ रखोगे, इधर करंट किधर दिख रहा है? बाहर की तरफ। फिंगर कर्ल करोगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? ऊपर। नीचे आएगा? अरे करंट, थंब करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर का कर्ल मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी की तरफ अगर कर्ल करोगे ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, इस बोर्ड के प्लेन में होगा। ठीक है? अब B2 कैलकुलेट करो। B2 कितना होगा? म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई B। डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन देखो, इधर हाथ रखेंगे, नीचे कर्ल करेगा तो नीचे आप वेक्टर दे सकते हो। और B3 बताओ कितना होगा? म्यू नॉट I3 डिवाइडेड बाई 2 पाई C। डायरेक्शन कैसे होगा? ऊपर की तरफ। अब बी नेट इजिली निकाल सकते हो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव ले लो, तो वहां से बी नेट आ जाएगा। सो बी नेट विल बी, अगर ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हो, क्या हो गया? अरे ये मेरे पीछे में कुछ फनी लिखा होता है क्या? जैसे इधर घूमते हैं, स्टैंड अप करना चाहिए हमको, वो भी पीछे घूम के ऐसे। जैसे इधर घूमते हैं यार, हंसी आता है तुम लोग। नहीं, एक वो मेरे लिए है बिजनेस, मतलब वो वाली काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका क्या होगा? वही पीछे घूम के करना पड़ेगा। मतलब ऑडियंस इधर होगी, हम इधर देख के, बिना पंचलाइन मारे तुम लोग को हंसी आता है यार। ऐसे जैसे पीछे घूमो, पता ना अपने मन से क्या सोच सोच के। ये पंचलाइन है। अच्छा, मेरा निकनेम क्या दिया हो तुम लोग? पूछा? अरे वो मेरा नाम है यार, बच्चे जो देते हैं उनका। हाँ, आपस में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं यार, ये गलत बात है, ये तो चीटिंग हो गया यार।
वो तो नाम है ना, मतलब ओरिजिनल नाम तो नाम होता है। बच्चों के बीच क्या, बच्चों के बीच में कुछ फेमस फेमस नाम होता है ना टीचर का, कि टीचर जैसे रूम से बाहर। हाँ, फिजिक्स सर। नहीं, ये चीटिंग है यार। हाँ, बना, वो बनता नहीं है, निकल जाता है अपने आप। एक बच्चा बोलेगा वो फेमस हो जाएगा। हाँ, पिछले साल वाले भी यार सीधे साधे बच्चे थे, नहीं रखते थे। हाँ, रख दो रख दो, कुछ भी रख। ऐसे नहीं नहीं, मतलब छोड़, अब बाद में सोचते रहना, अभी मत सोचो। बायो सर का सोचो। देखो, बताओगे किसी को ना, वो पता चल जाएगा। अगर किसी एक को बताओगे, मानो बायो सर का मुझे बताते हो, फिजिक्स सर का ये, केमिस्ट्री सर का मुझे बता, तो मैं उनको बता दूंगा कि सर बच्चे आपको ये बोलते हैं। गलत बात कुछ नहीं है, टीचर को भी तो कम से कम पता होना चाहिए। जैसे हमारे कुछ टीचर थे, मिस्टर बीन थे, हलवाई थे, और बहुत सारे, टिंडा करके थे, टकलू थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर थे हमारे। क्यों बेइज्जती कर रहे हो जीतू भैया की यार? बेचारा वो अपना यार, क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज वापस मांग लेगा तुमसे, ऐसे बोलोगे तो डिलीट कर देगा यूट्यूब से वेब सीरीज अपना। आएगा आएगा। चलो छोड़ो, नेटफ्लिक्स बाद में देख करते रहना एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद ना बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, मतलब टाइम ही टाइम मिलेगा। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, सबका रख लोगे। उल्लू वाला भी रख सकते हो। चलो नेक्स्ट लिखो। एम्पियर सर्किटल लॉ। आईपीएल देख रहे हो? आईपीएल आईपीएल देख रहे हो ना? अच्छा, कल कोलकाता का था इसलिए। सबके यार, 5 बार मुंबई के, 3 बार चेन्नई के। हाँ, 2 बार कोलकाता, 1 बार डिक्कन चार्जर्स। हाँ, नहीं नहीं, जो जीत रहा है, जो प्लेऑफ में चला गया वो फेवरेट हो गया। नहीं, क्योंकि सबका मैच देखते हैं ना यार, सबका देखते हैं, तो फिर क्या ही एक आदमी को सपोर्ट कर लोगे? नहीं, कल नहीं देखे थे। कल कहीं और काम कर रहे थे ना। चलो लिखो, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड पता करने का, बायट सेवर्ट लॉ को छोड़ करके। जैसे गॉस लॉ होता था ना, गॉस लॉ के यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, और कूलम्स लॉ को भी यूज करके मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। सिमिलर तरीका है इधर, बायट सेवर्ट से तो हमने निकालना सीखा ही, साथ ही साथ एम्पियर सर्किटल लॉ भी यूज कर सकते हैं। और जब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करोगे तो इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि जो भी कंफिग्रेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे गॉस लॉ में था ना, गॉस लॉ में रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन सिलेंडर के चलते या फिर स्फीयर के चलते कैलकुलेट कर सकते थे। वैसा ही कुछ रिस्ट्रिक्शन इधर भी है, तो पहले लिखोगे, लिखना। दिस लॉ, this law is used, this law is used to find, to find to find magnetic field, to find magnetic field due to, due to due to current carrying configurations, due to current carrying configurations, due to current carrying configurations like, like infinitely large cylinder, like infinitely large cylinder, comma, infinitely long solenoid,
infinitely long solenoid, comma toroid, comma toroid, etc. Full stop. पैरा छोड़ के लिखना. According to this law, according to this law, according to this law, line integral of magnetic field, according to this law, line integral of magnetic field, line integral of magnetic field over a imaginary closed, over a imaginary closed path, over a imaginary closed path is equal to product of, is equal to product of total current, is equal to product of total current enclosed inside the path, total current enclosed inside the path, and enclosed inside the path and permeability of the medium, and permeability of the medium. ये पॉइंट पी ले सकते हो. देखो ये जो पूरा इतना बड़ा लाइन लिखा है, इसके पास इतना सा मतलब है कि जो बी डॉट डी एल है, इसी बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. ठीक है. और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि पाथ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सर्कुलर पाथ होगा. मतलब अगर ये पॉइंट पी ले रहे हो, इस पे डीएल वेक्टर लगाओगे और अगर डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक क्लोज पाथ बनेगा. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल. ये बराबर किसके होगा, परमिएबिलिटी. इसका अगर ये एयर है तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट. और प्रोडक्ट ऑफ करंट इनक्लोज इन दिस लूप. ये जो लूप है ना, इसमें कौन कौन सा करंट है, I1 I2 और I3 है. तो अगर इसको पॉजिटिव लोगे ना, ये ऐसा वायर रखा हुआ है जो बाहर की तरफ करंट दे रहा है, और ये एक ऐसा वायर है जिसके लिए बाहर करंट है, और ये वायर के लिए अंदर की तरफ करंट है. तो किसी एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव. तो यहाँ क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 माइनस I3. या फिर इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वैसे लिखते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज. जो भी चार्ज जो भी करंट इनक्लोज होगा लूप के अंदर, और वो लूप हम अपने मान से डिजाइन करते हैं.
वो हमारे हाथ में होता है, वो हम अपने मन से कोई भी लूप बना सकते हैं, बस उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने आने चाहिए, फिर वहां से कैलकुलेट करते हैं। अब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के हेल्प से हम वायर के लिए या सिलिंड्रिकल वायर के लिए या फिर सोलेनॉइड के लिए और टोरॉइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। हटा दे इसको, लिखना एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल। वो जो डॉट डॉट है उसका मतलब है इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर है। अच्छा, इसके लिए ना 3 पॉइंट डिफाइन होता है, 3 या फिर 2 पॉइंट के लिए कर सकते हो। पहला एट आउटसाइड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट इस सिलेंडर के बाहर है, मान लो यहाँ पे है, जो भी डिस्टेंस अगेन मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, सिलेंडर के सेंटर से मेजर करेंगे, मतलब आर इज ग्रेटर देन ए। तो अगर बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर। इसका टॉप व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू समझते हो? हाँ, क्रॉस सेक्शन व्यू, मतलब इस वायर को अगर ऊपर से जाके देखोगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ना, इसको मान सकते हो ये बहुत सारे सिलेंडर से मिलके बना हुआ है। ऐसे सारे सिलेंडर्स क्या हुए हैं, अरेंज करके रखे हुए हैं, तो सब मिल करके क्या बना देगा, एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल वायर बना देगा। और इस हर पोर्शन से क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है, और सारा मिल करके कितने का करंट दे रहा है, आई के बराबर का करंट दे रहा है। चलो तो समझते हैं, यहाँ क्या है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और इसी पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझना क्या करें, अब देखो इसमें क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल यूज करेंगे। कैसे एम्पियर सर्किटल यूज होगा, देखो एक लूप ड्रॉ करेंगे या एक पाथ ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पी से पास होना चाहिए, क्योंकि हमें पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, तो एक ऐसा लूप ड्रॉ करेंगे जो कहां से पास हो, पी से पास हो। तो अगर पी से पास होता हुआ एक पाथ ड्रॉ करोगे, पाथ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और ये जो पूरा लूप है ये करंट कितने के बराबर इंक्लोज करेगा, ये तुम्हारा क्लोज्ड पाथ है, सेम टू सेम गॉसलो की तरह है। गॉसलो में क्या करते थे, क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करते थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक यहाँ पे पाथ ड्रॉ करते हैं, पाथ का मतलब 2D है ये,
ये सर्कुलर पाथ है 2D, और जब वॉल्यूम की बात क्लोज्ड सरफेस की बात करते थे वो एक वॉल्यूम होता था, ठीक है ना। तो जब यहां से कैलकुलेट करोगे, मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। ये जो पाथ हमने ड्रॉ करा है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे जाकर के टेंजेंट रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे जाकर के टेंजेंट डालोगे। तो अगर पॉइंट पी पे तुमको कैलकुलेट करना है, मान लो यहाँ पे टेंजेंट डाल रहे हो, तो इसका डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे टेंजेंट डालोगे ये डीएल देगा। आ रही बात समझ में। अब ध्यान से सुन लो क्या कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डीएल है। मैग्नेटिक फील्ड डीएल तुम्हें क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहां पहुंचना है, बी डॉट डीएल निकालना है। आ रही बात समझ में। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट पी है, इस पाथ पे कहीं भी अगर पॉइंट पी लोगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है सब क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ करा है, सर्कुलर पाथ ड्रॉ करा है, तो जितना दूर ये पॉइंट है उतना ही दूर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मतलब कहीं भी अगर ये डीएल काटोगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये चुपचाप इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीएल। और अगर इंटीग्रेशन डीएल बच रहा है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस पाथ। और ये जो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल है, ये बराबर किसके होने चाहिए, म्यू नॉट आई इन क्लोज के बराबर। आ रही बात समझ में। आई इन क्लोज जो है वो क्या होगा, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सिलेंडर, क्योंकि टोटल का टोटल करंट को क्या कर रहा है, ये इनक्लोज कर रहा है। आ रही बात समझ में, बोलो जल्दी, किसी को दिक्कत है। तो यहाँ पे जो आई इनक्लोज होगा, आई इनक्लोज है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई के बराबर होगी। और बी कांस्टेंट है, बी इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ पाथ। सो बी बाहर आ जाएगा, बचे क्या, डीएल। ये बराबर किसके होगा, म्यू नॉट आई के बराबर होगा। चलो देखो, यहां से मैं यहां सीधे कैसा गया, डॉट वाला जो टर्म है वो किधर चला गया। हाँ देखो, सुनो सुनो क्या होगा। ये जो डीएल है ना, डीएल का डायरेक्शन या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। कोई एक डायरेक्शन लेके, या तो ऊपर वाला ले सकते हो या फिर नीचे वाला भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन है ना, वो तुमको पता है, कैसे पता चलेगा, फिंगर को कर्ल करते, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे अगर बी निकालना है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ रख दोगे, यानी ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, बी वेक्टर का है। तो देखो यहाँ पे ना दो ही पॉसिबिलिटी, या तो बी डॉट डीएल अगर रखोगे तो बी डीएल कॉस थीटा होता है बीडीएल कॉस थीटा। अब देखो यहाँ की थीटा, यहाँ जो थीटा है ना, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो जीरो हो सकता है या फिर 180 हो सकता है। या तो जीरो होगा, जीरो जो मैंने केस ड्रॉ करा है उसके लिए होगा। एंगल जीरो कब होगा, जब बी और डीएल क्या हो, पैरेलल हो। तो इधर जीरो पुट करोगे, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बी डॉट डीएल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी डीएल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कॉस जीरो कितना हो गया, 1। अगर कोई गलती से डीएल को नीचे ले लेता, गलती नहीं है, वो हमारे हाथ में होता है, हम डीएल कहीं भी ले सकते हैं। अगर ऊपर हो तो उसके लिए कैलकुलेट करा, बी डीएल आया। अगर कोई डीएल नीचे की तरफ ले लेता तो उसके लिए इसकी जो वैल्यू आती वो कितनी आती, कॉस की जगह 180 रखना होता। आ रही बात समझ में, कॉस की जगह 180 रखते तो जो वैल्यू आता वो क्या आता, माइनस बी डीएल आता। ये माइनस आने का मतलब है ना कि जस्ट जो तुमने डीएल का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या लिया, वो अपोजिट लिए हो। ये मैथमेटिकली करेक्ट है, ठीक है ना। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो हमने डीएल का डायरेक्शन लिया है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या लिया हुआ है, अपोजिट लिया। तो जब सिंप्लीफाई करोगे ना, टोटल सिंप्लीफाई करके रखोगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा। नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तुमने डीएल का डायरेक्शन माना था मैग्नेटिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले सकते हो, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अगर ऊपर वाला लोगे तो डायरेक्टली पॉजिटिव में आएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डीएल के डायरेक्शन में होगा। और अगर तुमने कैलकुलेट करा नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब है जो डीएल का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसको लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में अगर आ रहा है कोई डायरेक्शन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, या तो ऊपर ले सकते हो या तो नीचे ले सकते हो। अगर यही पॉइंट यहाँ रहता है ना तो दो डायरेक्शन पॉसिबल होता है, या तो लेफ्टवर्ड या तो राइट वर्ड। अगर ये कंसीडर करते तो उसके लिए बी की कुछ वैल्यू आती, ये कंसीडर करते तो उसके लिए भी बी की वैल्यू आएगी, मे भी नेगेटिव आ सकता है। तो नेगेटिव आने का बस मतलब इतना है कि तुमने डायरेक्शन क्या लिया हुआ है, अपोजिट लिया हुआ है, उसमें जो वैल्यू है ना वो कभी गलत नहीं होता है, वैल्यू कभी गलत नहीं आएगा। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, इसलिए मैंने इसको सीधे क्या लिख दिया था, बी को बाहर कर दिया था, क्योंकि ये वाला टर्म आएगा बी डीएल। अब बी कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है कि हर एक पॉइंट पे बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा। इस इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है कि ऐसा डीएल 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 बहुत सारा ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एक डीएल यहाँ पे, एक डीएल यहाँ, एक डीएल यहाँ, ऐसे सारे डीएल को अगर ऐड करोगे वो किसके बराबर होगा, इस ये जो पाथ है इसके पेरीमीटर के बराबर। और इस पाथ का पेरीमीटर कितना होगा, 2πr, और ये 2πr किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। सो बी तुमको कैलकुलेट करना था, बी कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। और ये तुमने पहले ही देख चुके हो कि अगर कोई वायर है, कोई भी वायर है, उसके चलते वायर से आर डिस्टेंस दूर जा करके मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ये बायट सेवर्ट लॉ से ही हमने प्रूव कर चुके हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी वही आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को, आ रहा है समझ में, चलो फिर समझ में आ रहा है तो इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। टाइम कितना हुआ, 5 मिनट। at a point inside the cylinder that is r is less than a, r की वैल्यू क्या हो जाए, a से छोटा हो जाए। कौन ताली मार रहा है, ट्रेन में मारोगे तो पैसा मिलेगा। कभी गए हो ट्रेन से, अरे कौन मार रहा था। चलो देखो, ये पॉइंट है, ये सेंटर है इसका। अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ए सॉरी ये आर है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ए। अरे हो गया, अब फिर कुछ बोल देंगे। इग्नाइट क्यों करते हो, तो केमिस्ट्री में पढ़े हो ना इग्निशन टेम्परेचर, अब मेरा बहुत कम है। चलो इस बार जो पॉइंट है ये कहा है, इधर है, अंदर की तरफ है। कंडीशन ही क्या था, आर इज लेस देन ए। प्रोसेस वही है, प्रोसेस क्या होगा, सेम एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करोगे जो कि इस पॉइंट पी से पास करे। ठीक है ना, पाथ हमेशा कहां से पास होना चाहिए, जिस पॉइंट से पे कैलकुलेट करना है वहां से पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, अगर फिंगर कर्ल करोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन निगेटिव ना है, इसलिए सीधे इधर ही ले लो, ये डीएल वेक्टर है। अरे हो गया, चलो तो बी डीएल जो है म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये कैलकुलेट करना है। तो अगेन बी डीएल से बी कॉमन हो जाएगा, डीएल इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज। बी बाहर क्यों आ रहा है समझा दिया पहले, क्योंकि अगेन ये जो कहीं भी पॉइंट लोगे क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। डीएल कहीं भी काटो, डीएल अगर यहाँ काट रहे हो, यहाँ काट रहे हो, यहाँ हर जगह बी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इसलिए वो इंटीग्रेशन से चुपचाप बाहर आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन डीएल, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा,
इसका इंटीग्रेशन होगा लेंथ ऑफ पाथ, तो इधर लिख सकते हो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। यहाँ आई इनक्लोज के बारे में सोचना है। अब लोटा वोटा सब लेकर के बजा रहे हो, पहले ताली बजाया अभी लोटा बजा रहे हो यार। इसके बाद किसका क्लास है अभी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? इसलिए सब सारे के सारे मूड में हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में? कौन सा, प्लांट वाला? हाँ बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर चल रहा है पूछो तो एक ही नाम आता है, क्योंकि फिजिक्स वाले को वही पता ही होता है, और कुछ तो पता होगा नहीं। नहीं पता नहीं, याद भी नहीं है कब पढ़े हैं। चलो इधर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा ना, ये आई इनक्लोज करेगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जो हमने पाथ ड्रॉ करा था ना, उस पाथ में पूरा का पूरा आई इनक्लोज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे इस ये जो लाइन ड्रॉ करा ना, इसके अंदर कुछ ही करंट है टोटल का, ये देखो कुछ डॉट क्या आ गया है, बाहर आ गया है। तो आई इनक्लोज अब निकालोगे कैसे? आई इनक्लोज यहाँ पे निकालने का तरीका है कि जब एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर था तो आई इनक्लोज कितना था, आई के बराबर। जब एरिया 1 होता तो आई कितना होता, आई बाई पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर जो एरिया है वो कितने के बराबर है, सॉरी ये ए लिया हो तो ए रख सकते हो। एरिया जब पाई आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो एरिया इंक्लोज करेगा वो कितने के बराबर करेगा, तो इसलिए आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यही आई इनक्लोज होगा तुम्हारा। आ रहा है बात समझ में, यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन लिए हो ना, ये जो पाथ लिए हो, ये पाथ टोटल करंट इनक्लोज नहीं कर रहा है, कुछ पोर्शन ही इनक्लोज कर रहा है। तो इनक्लोज पोर्शन कैसे निकालेंगे, एरिया से ध्यान दोगे, क्योंकि टोटल एरिया के ऊपर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो टोटल एरिया के ऊपर अगर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर ऐसे है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर आई करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब एरिया पाई ए स्क्वायर था तो टोटल करंट आई था। जब एरिया अगर 1 होता तो आई बाई, और ये एक तरीके से इसको जे बोल सकते हो, कभी कभी सवाल में सीधे जे दे करके रखता है। जे मतलब, अरे जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो कभी कभी सवाल में ना आई के बदले क्या दे देगा, सीधे जे दे देगा, तो जे यूज कर सकते हो। तो यानी ये तुम्हारा आई इनक्लोज है। अब इसको सीधे उठा करके यहाँ रख दो। सो बी इंटू 2 पाई आर बराबर किससे होगा, म्यू नॉट आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, और सिंप्लीफाई करके ग्राफ प्लॉट कर दो, उसके बाद कॉपी किताब बंद कर दो। हाँ नीचे से पाई चला जाएगा, हटा दो उसको। ऊपर वाला क्या, ऊपर वाले के चलते फिर नीचे वाला भी जाएगा, हटा दे इसको। चलो ये वाला हटा। बी जो होगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ग्राफ प्लॉट कर लो। कितने दिन तक हंसोगे ये बात को लेकर के? अच्छी, क्या क्या समझते हैं, बस्सी? तो कल से हम भी चुटकुला लिख के लाते हैं कुछ, शुरू कर दे राइटिंग, स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें। चलो ठीक है, आधे स्क्रिप्ट तो तुम्हारे से ही आ जाएंगे।
हाँ ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर। हो गया। ज्यादा मजा आ रहा है तो 1 घंटा हम ही पढ़ा सकते हैं, बायोलॉजी वाले सर को गोली मारो, 1 घंटा और फिजिक्स चल जाएगा। देखो 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 चलो, ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बी वर्सेस आर का, ठीक है। यहाँ से बी को, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल्स टू ए। जब तक ए होगा, जब तक आर की वैल्यू ए के बराबर होगा, तब तक क्या रिलेशन है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। देखो क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन लिखे हो ना, इसमें से म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई a स्क्वायर, ये रेडियस है तुम्हारा, तो ये तो कांस्टेंट होगा, यानी बी किस पे चेंज कर रहा है, आर पे। कब तक, जब तक तुम सरफेस तक ना पहुंच जाओ तब तक, यानी सरफेस तक जब जाओगे ना, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही सरफेस से बाहर जाओगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यानी यहाँ पे जो रिलेशन है वो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसलिए ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो ये किसके लिए आया, इधर के लिए। ये किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। चलो ड्रॉ कर लेना, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।